नमस्कार साथियों लॉरेंज कोहर वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो साथी नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, सिर्फ 25 दिन ही आपका परीक्षा शेष रह गया है और 25 से 30 दिन के अंदर में हम सिर्फ सिद्धांतों को ही पढ़ाने जा रहे हैं। जी हाँ, एक एक करके हम सभी सिद्धांतों को बारी बारी लाते जाएंगे आप सभी के लिए। ये रिकॉल करने का वक्त है, इसलिए हम बिल्कुल सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। चलिए, लॉरेंज कोहल वर्ग का नैतिकता सिद्धांत, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो ये लॉरेंज कोहल वर्ग जो है वह अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया और इसी नैतिकता के सिद्धांत को नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, लॉरेंज कोहल वर्ग का नैतिकता सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। अब यहाँ नैतिक विकास के सिद्धांत को समझें, इसके पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये जो नैतिकता शब्द है वो होता क्या है। देखो भाई, नैतिकता से तात्पर्य सही चीज़ें है ना, नैतिक कार्य मतलब सही काम, नैतिक मतलब अच्छा काम, कथन ना, नैतिक काम करबे है ना, सही काम करबे ऐसे बोलते हैं ना भाई। तो नैतिकता अर्थात सही काम, जो काम अच्छा हो। तो देखो, ऐसा गुण जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से ही इन गुणों को सीखते हैं। देखो, ऐसा गुण या ऐसे क्वालिटी जिससे कि क्या सही है क्या गलत है ये पहचान की जाती है, तो वही नैतिकता कहलाता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है साथियों। चलिए, अब देखो यहाँ नैतिक दुविधा होता क्या है। अब यहाँ दुविधा शब्द देख लो भाई, पहले शब्द देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दुविधा से तात्पर्य यहाँ असमंजस है। ठीक हो, मतलब आप कंफ्यूज हो कि क्या सही है क्या गलत है। आप अक्सर देखना, जब आप कहीं किसी गांव जा रहे हो, ठीक है, आप किसी गांव में जा रहे हो, आपके सामने जब दो रास्ते आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से रास्ते में जाया जाए, है ना, वहाँ पर आप दुविधा में फंस जाते हो। और यही नैतिक दुविधा है। और ये जब सही और गलत को लेकर होते हैं तो वो नैतिक दुविधा कहलाता है। ठीक है, देखो, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के रूप में अक्षम, अर्थात यदि आप सही क्या है गलत क्या है इनका फैसला नहीं कर पाते तो वो नैतिक दुविधा होती है। ठीक है, तो अर्थात आप फैसला लेने में सक्षम नहीं होते, नैतिक दुविधा है। अब नैतिक तर्कणा क्या है। अब देखो, उस राह में मान लो आप खड़े हो भाई, जहाँ पर दो रास्ते बने हुए हैं। अब वहाँ आप फैसला नहीं कर पा रहे हो कहाँ जाना है, तो वो नैतिक दुविधा हो गई। अब मान लो उस जगह पर कहाँ जाना है आप सोच रहे हो, एमा ले जावा कि एमा ले जावा रे, सोच रहे हो ना भाई वहाँ पर, तो वही नैतिक तर्कणा है। अर्थात सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जब शामिल प्रक्रिया आती है वही नैतिक तर्कणा। अर्थात क्या सही है क्या गलत है तो किसी एक को चुनना। जैसे हिंग की कहानी में हिंग ने क्या चुना, चोरी को सुना, है ना, उसी को चुना ना भाई। तो अब वहाँ आप तर्क वितर्क कर रहे हो कि कहाँ जाना है, कौन से रास्ते पर जाना है, तो वही नैतिक तर्कणा कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत में ये 3 महत्वपूर्ण परिभाषा को आपको समझ में आना बेहद जरूरी था। अब देखो, ये जो कोहल वर्ग ने 3 स्तर बताए हैं नैतिकता के। ठीक है, कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। अब ये क्या क्या 3 स्तर है, एक तो है प्राक रूढ़िगत, उसके बाद दूसरा आता है इसी में रूढ़िगत। देखो यहाँ, अब सबसे पहले देखो प्राक रूढ़िगत। अब देखो, प्राक मतलब होता है पूर्व या पहले। ठीक है, चीज़ों को समझो, इसको हम कहाँ से लेंगे। आपने सुना होगा प्राग ऐतिहासिक काल, अर्थात इतिहास काल से भी पहले, प्राग ऐतिहासिक। ठीक वैसे ही
रूढ़ि से भी पहले अर्थात प्राक रूढ़िगत नैतिकता अर्थात पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। अब क्या है, उम्र इसकी जो है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की जो उम्र सीमा है 4 वर्ष से 10 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, इस अवस्था में क्या सही है क्या गलत है इनके बारे में जानकारी नहीं रहती। ठीक है, बहुत ही कम उम्र है, 4 से 10 वर्ष की उम्र है। इस अवस्था में बच्चे नैतिक तर्कना दूसरे के मानकों के अनुसार, आप देखो इस उम्र में क्या सही है ये क्या गलत है वो दूसरे कहते हैं तो उसी पर मानते। जैसे 4 से 10 वर्ष का बालक है, माता पिता बोलते हैं बेटा फलाना घर झन जाबे रे वो मन ठीक नो है। अब बच्चे को एहसास नहीं है कि क्या हुआ क्या था, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन माँ ने बोल दिया कि बेटा तहाँ सुमित घर झन जाबे। अब वो बेचारा सुमित घर नहीं जाए, काबर सही और गलत का फैसला उनके बड़ों से हो रहा है। समझ गए ना, तो यही प्राक रूढ़िगत नैतिकता कहलाता है। ठीक है, अब इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता और यहाँ पर दूसरा है साधनात्मक सापेक्षात्मक। चलो पहले तो समझो हम दंड या आज्ञा पालन को। तो देखो दंड, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर मैं भी चोरी करूंगा तो उसे सजा मिलेगी। देखो दंड या आज्ञा पालन, इसमें बच्चा क्या सोचता है, मान लो बच्चे ने कुछ गलत काम कर दिया तो घर में माता पिता क्या करते हैं, उसको दंड देते हैं। मान ले बच्चा किसी दूसरे के खिलौने को छीन के ले आया तो बच्चा बोलते हैं ओकर खिलौना काबर ले रहे और दे दनादन होता है ना भाई। तो जब बच्चा गलत करता है तो उसको दंड मिलती है, जब आज्ञा मानता है तो उसको शाबाशी मिलती है। तो इसमें दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता आती है। छोटे जो बच्चे रहते हैं जैसा कहोगे वैसी करता है ना भाई। इसी में दूसरा आता है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। ये क्या है देखो, इस अवस्था को जैसे का तैसा भी कहा जाता है, अर्थात जो उसके साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वह भी वैसा ही व्यवहार करेगा। देखना आप छोटे छोटे बच्चे जब खेल रहे होते हैं ना, 2 बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मान लो कोई छुड़ाने वाला नहीं है, वो झापड़ लगाते तो वो झापड़ लगाते, फिर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा फदक जाता है। अर्थात अगर तुम मुझे मार रहे हो तो मैं भी तुमको मारूंगा, है ना भाई। तो यही साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अब दूसरा आता है नैतिकता स्तर में रूढ़िगत। अभी हमने देखा प्राक रूढ़िगत अर्थात रूढ़िगत से पूर्व। अब रूढ़ी के साथ में जो उन्मुखता है, तो देखो उम्र 10 वर्ष से 13, उसमें 4 से 10 था, अब 10 से 13। ठीक है, इसकी जो उम्र है 10 से 13 होती है। अब इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। अब देखो दूसरे लोगों के जो मानक रहते हैं, जो मापदंड रहता है, उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। ठीक है, दूसरों के मानक के अंदर कैसे, तो देखो भाई क्या सही है क्या गलत है वो स्वयं नहीं सोच रहा, अब दूसरे उसको बोल रहे हैं कि ये चीज़ें गलत है तो वो भी क्या है उस चीज़ को गलत मान रहा है। अगर किसी ने कहा कि ये चीज़ें सही हैं तो वह उस चीज़ को सही मान रहा है, वो अपना तर्क नहीं लगाता, वहाँ दूसरों के तर्कों का ही उपयोग करता है। तो वही रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। अब रूढ़िगत नैतिकता में यहाँ पर 2 स्तर आते हैं, एक तो अच्छा लड़का या लड़की और कानून एवं व्यवस्था संबंधी। देखो अच्छा लड़का मतलब आप दूसरे का कहना मान रहे हो, दूसरे बोल रहे हैं कि ये अच्छा है तो आप उसको अच्छा बोलते हो। जैसे माता पिता की यहाँ बात हो गई, भाई अब माता पिता की हर बात मानोगे कि ये है अच्छा है वो अच्छा है तो माता पिता से आपको शाबाशी मिलेगी ना, आप अच्छी लड़की या अच्छा लड़का बन जाओगे। ठीक है, ठीक वैसे ही
कानून व्यवस्था उन्मुखता क्या है? इसमें बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। ठीक, अर्थात बच्चा कहता है कि मैं कानून व्यवस्था को बना के रखूं, क्योंकि उसके पापा देखो, अब वो सोचता है हिंज की कहानी की तरह ना, जैसे मान लो उन्होंने जो बना नियम था जो दूसरे पालन करते हैं उसको फॉलो नहीं किया तो उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया। मतलब जैसे मान लो उनके पापा, रेड लाइट एरिया था, रेड लाइट जल गया था, उसको वहाँ से गुजरना नहीं था क्योंकि वो नियम दूसरे फॉलो करते हैं, मतलब हमको भी वहाँ फॉलो करना था। लेकिन हम क्या किए, उस नियम से या उस नियम को तोड़कर आगे बढ़ गए, जिससे कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह क्या है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने संबंधी यहाँ पर अनुसार कानून है भाई, रेड लाइट को पार नहीं करना एक नियम है, एक कानून है। ठीक वैसे ही, ठीक है। चलो यहाँ पर अब तीसरा आता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। अब उत्तर रूढ़िगत मतलब रूढ़िगत से ऊपर उठकर, ठीक है। अब रूढ़ि से ऊपर उठकर कैसे होगा, इसको भी देखो। तो इसकी जो उम्र है 13 वर्ष से ऊपर होती है, 4 से 10, 10 से 13, 13 से ऊपर। अब इसमें जो निर्णय है स्वयं लिए जाते हैं। देखो ये है रूढ़ि से ऊपर उठकर अब बच्चा स्वयं सही और गलत का फैसला कर रहा है, और ऐसा करने में न तो वो समाज की परवाह करता है कि क्या सही है क्या गलत है ना भाई। अब 13 वर्ष से ऊपर आप देखे हो आजकल लड़का लड़की है ना, किसी लड़की के साथ भाग रहा है, वो परवाह नहीं है उसको समाज की, क्या सही है क्या गलत है, उनको परवाह नहीं है। ठीक है, अर्थात वो जो नियम है, जो व्यवस्था है, उनसे ऊपर उठकर सोचता है। ठीक है, वो कभी नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत है। तो यह भी क्या है, 2 प्रकार का होता है। अब क्या क्या 2 प्रकार है उत्तर रूढ़िगत का, देखो एक तो है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और एक है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। चलो पहले इन्हीं दोनों पर अब फिर से चर्चा कर लें। तो देखो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है, तो इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम भले ही लोगों के लिए हैं, पर अगर नियम से किसी का नुकसान हो तो उसे तोड़ देना उचित है। ठीक, इसमें जो किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं ना, टीन एज से ऊपर, 13 से ऊपर की यहाँ पर बात की जा रही है भाई। तो इसमें जो युवक हैं, जो बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि यदि नियम को तोड़ने से यदि किसी का भला हो रहा है तो वह क्या है, नियम तोड़ देना ही उचित है। जैसे मान लो यदि हॉस्पिटल पहुंचना है, जल्दी जल्दी यदि हॉस्पिटल पहुंचने से उनके पिता की मान लो जान बच जा रही है, तो रेड लाइट एरिया को भी हमको, रेड लाइट जल गया है तब भी हमको जल्दी जल्दी पार करना है ताकि जल्द से जल्द क्या है हॉस्पिटल पहुंच सकें। ये भी स्थिति आती है ना, नियम भले ही हमारे लिए है, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आती है जब हमको नियम को नहीं देख के आगे होता है। यही सामाजिक अनुबंध उन्मुखता के अंतर्गत आते हैं भाई। ठीक है, समझ रहे हो। चलो चलो अगला है, इसमें देखो सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत उन्मुखता। देखो इसमें दूसरा है उत्तर रूढ़िगत में सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। देखो इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें दूसरों के फायदों के लिए हम अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। देखो भाई, अब यहाँ जो नियम तोड़ता है स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए नियम तोड़ता है। आप देखेंगे जिस लड़का या कोई लड़का लड़की जैसे कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका दोस्त भी क्या है, नियम का उल्लंघन करते हुए उनकी साथ देता है और उन दोस्त की मदद के लिए क्या करता है, जान पर भी खेल जाता है। समझ रहे हो ना भाई। तो यही है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। तो ये है कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत के जो 3 चरण है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है साथियों, बेहद इम्पोर्टेंट है। रोज रोज 3-4 चरण को हम पढ़ लेंगे, आज और कल में पूरा ख़त्म कर लेंगे भाई। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत को लेकर हम चल रहे हैं ताकि आप सब की जो सिद्धांत है वही चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो। ठीक है, अब हम
कोहल वर्ग के बाद में देखने वाले हैं अगले वीडियो में वायगोत्स्की के जो सिद्धांत है उस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस बन ही जाते हैं भाई। इससे भी आपके 1 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। और जो हम वायगोत्स्की पढ़ाएंगे तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 5 बजे लाइव क्लासेस में बिल्कुल आप पर्यावरण के लिए जुड़े साथियों। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।